है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि लिगेंड्स आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्ज। ठीक। और दूसरा पॉइंट है कि देयर इज इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन, या हम इसको बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल एटम, लिगेंड एंड सेंट्रल एटम। अब इस चीज को आप ऐसे समझिए कि सपोज कीजिए हमें बोल रहे हैं कि आयरन का एटम यहां पड़ा हुआ है और लिगेंड आ रहा है इलेक्ट्रॉन लेकर इसको डोनेट करने के लिए, तो मैं इसको भी चार्ज मान सकता हूं और आयरन को भी चार्ज मान सकता हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पड़े हुए। तो अगर ऐसा हुआ कि चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन के पास में आ गया, आयरन में भी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो जैसे ही मेन चीज तो ये कि इनमें नेट डोमिनेटिंग जो है फोर्स वो कौन सा है, अट्रैक्शन, इस वजह से पास में आ रहा है। सॉरी। अब ऐसा होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन देने इसके साथ आएगा यहां पर, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि देयर इज रिपल्शन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलर चार्जेस मान के इनके बीच में रिपल्शन किया। जैसे रिपल्शन होगा सो एनर्जी इंक्रीजेस। तो हमें क्या पता लगा कि लिगेंड और सेंट्रल एटम दोनों को हमने पॉइंट चार्ज मान लिया है। जैसे ही वो अप्रोच करेगा सेंट्रल एटम की तरफ, तो उन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा और इन चार्ज के बीच में अगर रिपल्शन हुआ तो उस रिपल्शन के कारण एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, एनर्जी बढ़ने से क्या होगा वो देखना होगा। इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, अगर मान लो लिगेंड नहीं आया है, उस केस में हमें कह रहे हैं कि जो डी ऑर्बिटल हैं, ऑल 5 डी ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जी, अगर मान लो पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है तो इन्हें हम नाम देते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक। तो 5 डी ऑर्बिटल का मैं शेप बना रहा हूं, कैसे होता है, डी एक्स वाई, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में 45 डिग्री एंगल पे। ठीक। मैं बना रहा हूं डी वाई जेड, वाई और जेड एक्सिस के बीच में 45 डिग्री एंगल पे, इस तरीके से। मैं बना रहा हूं डी जेड एक्स, एक्स और जेड एक्सिस के बीच में इस तरीके से 45 डिग्री एंगल पे, डी जेड एक्स। ठीक। 3 तो ऑर्बिटल होते हैं 45 डिग्री पर इन दोनों एक्सिस के बीच में। ठीक। उसके बाद होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये होता है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में 0 डिग्री एंगल पे, इस तरीके से। और डी जेड स्क्वायर होता है कि यहां मैं ले लूं जेड एक्सिस, तो इस तरीके से ये 5 डी ऑर्बिटल होते हैं डी सब शेल के अंदर, और इन पांचों की एनर्जी बराबर होती है
जब लिगेंड एब्सेंट होता है, यानी अकेला मेटल एटम पड़ा हुआ है, तो हम पांचों की एनर्जी को एक ही मानते हैं, इक्वल एनर्जी, इसलिए हम इनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। पांचों की शेप हमें याद रखनी पड़ेगी कि dxy का मतलब xy के बीच में, yz के बीच में, zx के बीच में। dx स्क्वायर वाई स्क्वायर 0 डिग्री पर दोनों लोब्स हैं, और dz स्क्वायर में लोब जो है वो देखने का तरीका होता है कि अगर मान लो हम इसको ऐसे रख के देखें तो ये तो हो गया dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, 45 डिग्री पर ही हो जाएगा dxy। और अगर हम इसको सामने से देखें तो सामने से केवल ये एक लोब दिखेगा, तो ये सामने से एक लोब दिखेगा तो ये बन जाएगा dz स्क्वायर। ठीक, यहां से केवल ये लोब सामने और ये दोनों लोब इधर परपेंडिकुलर। ठीक, अब होगा ये कि जब d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ठीक है ना, वहां पर जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो जैसे नजदीक आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इनमें रिपल्शन होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से क्या होगा कि इनकी एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। ठीक है ना, अब इनकी जो एनर्जी बढ़ती है वो बराबर नहीं बढ़ती, वो एनर्जी इनकी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उस केस में क्या होगा कि किसी की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी, किसी की कम बढ़ेगी। तो जब फाइनली हम देखेंगे लिगेंड आने के बाद, तो उस केस में इन सब की इक्वल एनर्जी नहीं रहेगी, और नहीं रहेगी तो हम ये बोलेंगे डीजेनरेसी इज लॉस्ट, है ना। तो वही हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसको और क्या बोलेंगे, नोट कर लो। हम यहां ये अज्यूम करते हैं कि assuming that 6 ligands are approaching, 6 ligands are approaching from XYZ plane, XYZ plane। यानी हम ये माने कि जैसे XYZ एक्सिस मैंने मान लिया, X, Y और Z, तो हमें मानेंगे कि लिगेंड जो आ रहे हैं, एक इधर से आ रहा है, एक लिगेंड इधर से आ रहा है, Y में ये एक लिगेंड इधर से, एक लिगेंड इधर से, और उसके बाद Z में ये लिगेंड। यानी रूम के हिसाब से हम देखें तो हम इस प्लेन को XY प्लेन मान लेते हैं और ये प्लेन मान लेते हैं Z। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि दो लिगेंड तो इधर से आए, ठीक है ना, दो लिगेंड Y एक्सिस से आ गए और दो लिगेंड Z एक्सिस से। शेप क्या बन जाएगी, ऑक्टाइडल। ऑक्टाइडल में क्या होता है, चार एक प्लेन में और उसके बाद जो है दो परपेंडिकुलर। तो दो X एक्सिस के अलोंग, दो Y एक्सिस के अलोंग और दो Z एक्सिस के। अब ऐसा होगा कि जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो रिपल्शन से एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना। रिपल्शन बढ़ेगा तो हम बोलेंगे कि रिपल्शन अगर बढ़ गया तो उससे एनर्जी बढ़ने वाली है, क्योंकि स्टेबिलिटी कम होगी उससे। स्टेबिलिटी का सीधा रिलेशन है एनर्जी के साथ, कम स्टेबिलिटी ज्यादा एनर्जी, ज्यादा स्टेबिलिटी कम एनर्जी। अब जो एनर्जी बढ़ेगी, मैं दो ऑर्बिटल को कंपेयर कर रहा हूं कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन में एक ऑर्बिटल तो है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक ऑर्बिटल 45 डिग्री पर है dxy। लिगेंड किस एक्सिस से आ रहा है, x एक्सिस से। अब मान लो यहां इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं और लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होना है, इसका भी रिपल्शन इसके साथ होगा, पर ज्यादा रिपल्शन किस पे लगने वाला है, इस पे ज्यादा रिपल्शन लगेगा। यानी मैं बोलूंगा कि अगर रिपल्शन के बारे में बात की जाए तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर हैज मोर रिपल्शन देन dxy। और रिपल्शन का सीधा रिलेशन मैं किससे ले रहा हूं, एनर्जी से। इसका मतलब इन दोनों की एनर्जी में रिलेशन क्या होगा कि dx स्क्वायर वाई स्क्वायर हैज मोर एनर्जी देन dxy। दिस इज एनर्जी ऑर्डर। अब ऐसा होगा कि इनमें से अगर मैं बोल रहा हूं कि 6 लिगेंड आ रहे हैं कहां से, एक्स वाई जेड एक्सिस से, तो ये 45 डिग्री पर है, ये अलोंग दी एक्सिस है तो ज्यादा रिपल्शन इस पे लगने वाला है, ये भी अलोंग एक्सिस है तो जेड से आएंगे तो ज्यादा रिपल्शन इस पे लगेगा। यानी यहां ऐसा होगा
कि इन दोनों पर रिपल्शन ज्यादा होगा इन तीनों के कंपेयर में। इसका मतलब इनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी इनके कंपेयर में। तो हम ये कहेंगे कि यहां पे दो सेट बन जाएंगे, इनकी एनर्जी अलग, इनकी एनर्जी अलग। हमें कहेंगे कि डीजेनरेसी इज लॉस्ट नाउ व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। तो पहले यहां तक नोट कीजिए, तो एंड डी जेड स्क्वायर हैव मोर एनर्जी देन डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये ऑर्डर है किसका? एनर्जी का। ये ऑर्डर इसलिए है क्योंकि इन पर ज्यादा रिपल्शन आ रहा है। ज्यादा रिपल्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि एकदम जो है एक्सिस के अलोंग है। इस सेट को तीनों को मिला के बोल देते हैं हम T2G सेट, और इन दोनों को मिला के कंबाइनली बोल देते हैं EG सेट। तो मैं ये कह सकता हूं कि EG हैज मोर एनर्जी देन T2G। ठीक, अब EG और T2G में जो गैप होगा एनर्जी का, ठीक है, उस गैप को हम बोलेंगे डेल्टा O। इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ऐसा हुआ कि लिगेंड आने की वजह से एनर्जी इनकी अलग अलग हो गई है। तो हमें कहेंगे कि नाउ डीजेनरेसी इज लॉस्ट, नाउ डीजेनरेसी इज लॉस्ट इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स। ठीक, और जैसे ही यहां पे डीजेनरेसी खत्म होगी और स्प्लिटिंग एनर्जी की वजह से एक एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन होगा, तो एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन occurred due to splitting is called as crystal field stabilization energy। एनर्जी जिसको हम बोलेंगे CFAC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFAC। इट इज एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन अकर ड्यू टू स्प्लिटिंग। इसकी कैलकुलेशन देखते हैं अपन, ये कैसे होगा, नोट कर लेना। ये केस फर्स्ट टर्म जो मैं लिखा रहा हूं ये किसके लिए है? फॉर ऑक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हेडिंग में वहां पे CFT के नीचे लिखिएगा केस फर्स्ट टू ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। सबसे पहला केस है, क्योंकि मैं लिगेंड कितने कंसीडर कर रहा हूं? 6, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में। होता यह है कि जब लिगेंड एब्सेंट होता है, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, तो पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी हम इक्वल मानते हैं। जैसे लिगेंड अप्रोच करेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्या होगा कि इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़कर किसी एक लेवल पे, मान लिया मैंने यहां पर, और ये एनर्जी किस वजह से बढ़ी? बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दोनों की, पांचों की एनर्जी इक्वल बढ़ेगी। इसमें मैं दो लेवल बना रहा हूं कि दो ऑर्बिटल ऊपर कौन कौन से? dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, जिसको हम बोल रहे हैं EG सेट। अगर मान लो मैं इस लेवल को बोल रहा हूं एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी को बोलते हैं बारी सेंटर। ठीक, एवरेज एनर्जी का नाम है बारी सेंटर। अगर हमने एवरेज से ऊपर उठा दिया है 2 को, तो एवरेज मेंटेन करने के लिए बाकी तीनों को इस लेवल से मैं कम उठाऊंगा, लेकिन एनर्जी दोनों की ही बढ़ी है। लिगेंड आने पर इन पांचों की एनर्जी बढ़ गई है, लेकिन किसी की ज्यादा बढ़ी है, किसी की कम बढ़ी है। ज्यादा किसकी बढ़ी है? जिसके एकदम सामने आ गया है, रिपल्शन ज्यादा है। जिसके एकदम सामने नहीं है, उसकी एनर्जी कम बढ़ी। ये हो गया dxy, dyz, dzx।
इसको हमने नाम दे दिया T2G। अब ये डीजेनरेसी जो खत्म हुई है, इनमें स्प्लिटिंग हो गई है, पांचों डी ऑर्बिटल में है, और इसी को हम बोलते हैं, इस गैप को डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट का मतलब है स्प्लिटिंग एनर्जी। एनर्जी की वैल्यू होती है हमेशा Hc/λ, या मैं इसको लिख सकता हूं h न्यू, या वेव नंबर से भी लिख सकता हूं Hc × V बार वेव नंबर। तो अगर लैम्डा हमें दे दे तो हम उससे एनर्जी निकाल सकते हैं डेल्टा नॉट। ठीक, अब ऐसा होगा कि इस केस में हम इसके लिए कैलकुलेट करने वाले हैं CFAC, एक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू, उसके लिए पहले मैं एक काम करूं, ये पूरा गैप है डेल्टा नॉट, मैं यहां लिख रहा हूं इसे -0.4 डेल्टा नॉट, और इस गैप को लिख रहा हूं मैं +0.6 डेल्टा नॉट, यानी इसकी हाइट है 0.6 डेल्टा नॉट और इसकी यहां पे हाइट है -0.4 डेल्टा नॉट। ऐसा इसलिए किया है कि -0.4 इंटू 3 -1.2 और 0.6 इंटू 2 कितना हो गया 1, ताकि एवरेज मेंटेन हो के कितना हो जाए 0। ठीक है, इस गैप को जो है dq से भी 10 dq भी लिखते हैं कन्वेंशन के हिसाब से, 10 dq एनर्जी की वैल्यू है, बस वो कि यहां से जो है 10 dq इसको रिप्रेजेंट कर दिया है पहले। ठीक है ना, dq का फुल फॉर्म बताता हूं अब मैं। तो 5 और 2 में स्प्लिट हो गया है, इस गैप को डेल्टा नॉट और इसे 10 dq भी रिप्रेजेंट करता है। नोट कीजिए फटाफट इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है CFAC। CFAC को मैंने डिफाइन किया है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और इट इज एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन अकर्ड ड्यू इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। CFAC की कैलकुलेशन अपने जेई सिलेबस में नहीं है, ठीक है, फार्मूला लेकिन अपन लिख रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट की जाती है, पर ये बॉदर करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जेई ने कभी नहीं पूछा, सिलेबस में इंक्लूडेड भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये आगे वाला पार्ट अगर अपन छोड़ भी दें, स्किप भी कर दें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन अब इसको मैं लिख रहा हूं N/T2G -0.4 डेल्टा नॉट प्लस NEG प्लस 0.6 डेल्टा नॉट। ये प्लस ना भी लिखो तो भी काम चल जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में दोनों। प्लस हम यहां लिख रहे हैं N'/P। N/T2G का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G लेवल, और NEG हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG लेवल। उसके बाद यहां पे N' हम बोलते हैं N' नंबर ऑफ पेयरिंग caused by ligand, और P हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी की डेफिनेशन होती है इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज एन एक्स्ट्रा पेयरिंग। अब देखो पेयरिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास 2 ऑर्बिटल है कहीं, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें पड़ा हुआ है। ठीक, अगर मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को इधर ले आऊं तो पेयर बना दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा कि जब मैं इसको इधर ला रहा हूंगा तो दोनों में सिमिलर चार्जेस की वजह से रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पेयरिंग एक एडिशनल कर रहा हूं अगर मैं, तो सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जिसको हम क्या नाम दे देंगे, पेयरिंग एनर्जी। तो ये फार्मूले में इलेक्ट्रॉन इन T2G, इलेक्ट्रॉन इन EG, पेयरिंग एनर्जी, और N' है कितनी पेयरिंग लिगेंड ने करवाई है। ठीक है ना, ये हम कैलकुलेशन करेंगे तभी समझेंगे इस फार्मूले का यूज, पर ये फार्मूला आपको याद रखना है कि इसमें क्या क्या टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमारे पास 2 लेवल आ गए हैं। ठीक है ना, 2 लेवल आने के बाद अब मैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं कि सबसे पहला मैं लिख रहा हूं A,
D1, D2, D3, D8, D9, D10. In these configuration, ligand strength is not considered. और हम इस केस में n डैश की वैल्यू ले देते हैं 0 कि नो पेयरिंग इज कॉज्ड बाय द लिगेंड। इसका मतलब मैं अभी समझाऊंगा कि n डैश मैंने 0 क्यों लिया है। सबसे पहला जो मैं ले रहा हूं फर्स्ट, वो मैं ले रहा हूं इसमें D1 कॉन्फ़िगरेशन। D1 को मुझे भरना है, ठीक है। अब d ऑर्बिटल जब किसी नॉर्मल एटम में हम बात करते हैं तो हुंस रूल के हिसाब से भरते हैं 5 में, है ना, एक एक करके, उसके बाद पेयरिंग करना चालू कर देते हैं। लेकिन जब हम आ गए हैं CFT के अंदर और कॉम्प्लेक्स के अंदर देख रहे हैं ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में, तो ऐसा होगा कि 2 लेवल यहां पे बने हुए होंगे इस तरीके से, ये 3, ये 2। ये कौन सा लेवल है? T2G, और ये कौन सा है? Tg। अब आप प्रिंसिपल ये बोलता है इस केस में इन दोनों का जो गैप है इसको मैंने क्या नाम दे दिया? डेल्टा, ठीक है ना। अब इस डेल्टा पे लिगेंड की जो स्ट्रेंथ है वो फर्क डालेगी। कैसे? हमें बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड हम किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेके आएगा, मीन्स विच एग्जर्ट मोर रिपल्शन। मोर रिपल्शन का मतलब ये होगा कि डेल्टा नोट वैल्यू इज हाई, और डेल्टा नोट वैल्यू किससे हाई होती है? डेल्टा नोट ग्रेटर देन पी। पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगा तो हम उस केस में बोलेंगे कि लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग। डेल्टा नोट और पी दोनों एनर्जी की वैल्यू है। एनर्जी कैसे निकाली जाती है? जो मैंने अभी फार्मूला बताया था कि डेल्टा नोट इज इक्वल टू Hc बाई लैम्डा। अगर किसी क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू दी हुई हो, या फिर हम इसको बोलते हैं HcV बार वेव नंबर। मान लो हमें वेव नंबर दे दिया है तो हम उससे डेल्टा नोट की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ही पी की भी एनर्जी ऐसे ही निकालते हैं पेयरिंग एनर्जी। अब ऐसा होगा कि दोनों की एनर्जी की वैल्यू होगी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशनल एनर्जी। जिस लिगेंड के लिए डेल्टा नोट की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी पी से, उसको हम मानेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और वीक लिगेंड हम किसको मानेंगे? वीक लिगेंड उसको मानेंगे जिसमें कम इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है तो रिपल्शन लेस हो। रिपल्शन लेस हो तो डेल्टा नॉट लेस हो, और हम ये कह सकते हैं डेल्टा नॉट लेस देन क्या हो? पी। तो अब CFT का मेन पॉइंट ये है कि इसमें लिगेंड की स्ट्रेंथ को देखा जाता है, और लिगेंड 2 तरह से देखे जाते हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड हम उसको बोलेंगे जो ज्यादा रिपल्शन करेगा और इस गैप को ज्यादा कर देगा, ठीक। और वीक लिगेंड हम उसको बोलेंगे जिसमें गैप क्या होगा? कम होगा, ठीक। अब इनमें भर के देखना है मुझे इनको। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं? बस अब 2 मिनट और लूंगा मैं। दिस इज D9। ये तो ड्रॉप कर दो। दे दिया कि डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स, और P इज इक्वल टू 15,000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। कंसीडर या स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इज। अब हमें ये बताना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। तो ये प्योरली डेटा के बेसिस पे बोला जाता है कि लिगेंड इज कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यानी जिसमें गैप ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग, जिसमें गैप कम होगा वो वीक, ठीक। अगर मान लीजिए ये चीज एक्चुअली क्या है? एनर्जी नहीं है, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल या कैलोरी। एक्चुअली ये किसको बता रहा है? वेव नंबर को। मतलब ये एनर्जी नहीं है, लिखने का तरीका ऐसा ही है, लेकिन बुक्स में ऐसे ही लिख देते हैं वेव नंबर को डेल्टा नोट के बराबर कर। वास्तव में तो अगर वेव नंबर है तो मैं उसको कैसे कैलकुलेट करूंगा कि डेल्टा नोट इज इक्वल टू Hc इंटू वी बार। H और C की वैल्यू रखकर वी बार से मल्टीप्लाई करके डेल्टा नोट निकाला जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेशन अपने सिलेबस में नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, इसको अपन छोड़ सकते हैं।
कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ना ही ये सिलेबस में इसकी कैलकुलेशन कहीं दी हुई है, ठीक है, CFAC की कैलकुलेशन, ये तो है अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट, ठीक है। चलो, तो लिगेंड दो तरह के होते हैं, इसको मैं यही स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है, टॉपिक को समझ लीजिए। हमें अगली क्लास में क्या करना है, हमें जो भी दूसरा या तीसरा यहां आ जाएगा, अब चौथा अगर आ गया तो चौथा यहां भी आ सकता है और यहां भी जा सकता है। वो कौन डिसाइड करेगा कि ये गैप कितना है। अगर मान लो ये गैप बहुत ज्यादा है तो फिर नीचे आ जाएगा, और अगर गैप कम है तो ऊपर चला जाएगा। हो गया यहां पे दो अलग अलग तरीके से कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अच्छा, ये गैप कौन डिसाइड कर रहा है, लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज्यादा रिपल्शन डेल्टा नोट हाई, वीक लिगेंड कम रिपल्शन डेल्टा नोट लो। कंटिन्यू करेंगे यहीं से आगे अपन, ठीक है ना। तो पूरा टॉपिक पढ़ लें, फिर तुम्हारे डाउट